बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9th केमिस्ट्री न्यू बुक, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके एग्जाम्पल्स और टेस्ट योर सेल्फ, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। ये रही आपकी बुक सिंटेक्स बुक बोर्ड। सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे इसकी 9th केमिस्ट्री, उसके बाद 9th फिज़िक्स और उसके बाद मैट्रिक केमिस्ट्री, फिर मैट्रिक फ़िज़िक्स। इनकी प्रॉब्लम, सिर्फ ये प्रॉब्लम की सीरीज़ चल रही है अभी। ये बात जहन में रखिएगा आप लोग के अगर आपका ये ख़्याल है कि आपकी चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज मौजूद है सिर्फ वहीं से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये आपका ख़्याल बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं उनमें से भी कोई एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में बोर्ड के पेपर में दी जा सकती है। इसके अलावा टेस्ट योर सेल्फ, आपका जहन भी नहीं गया होगा इस साइड पर, तो वो भी जो है वो आपके एग्ज़ाम में आपको दिए जा सकते हैं। बुक अपने सामने रखें वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वीडियो बहुत बड़ी है और इसमें मैंने टू द पॉइंट सिर्फ जो है ना एग्जाम्पल्स, टेस्ट योर सेल्फ और आखिर में जो है वो प्रॉब्लम्स, आपके चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है न्यूमेरिकल सेक्शन, उसको डिस्कस किया है। सिर्फ एमसीक्यूज़ वगैरह ये वो सब कुछ बाद में। ठीक है, साथ साथ फर्स्ट ईयर की वीडियोस भी बनती चली जाएंगी, उससे परेशान मत होइएगा फर्स्ट ईयर वाले अगर मुझे सुन रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। बहरहाल शुरू करते हैं। पेज नंबर 17 खोल लीजिए अपनी बुक का, कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लीजिए। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी मामला सही चलेगा। इसके सल्यूशन को देखने की कतन ज़रूरत नहीं है जो आपके पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये एग्जाम्पल कैसे इसमें सॉल्व की गई है। आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों का बेहतरीन मामला हो जाएगा। नहीं तो 9th के लेवल के ऊपर अगर आप लोगों ने अपनी इन वीकनेसेस को कवर ना किया तो ना मैट्रिक में कवर होंगी, ना ये फर्स्ट ईयर में, ना इंटर में, और यही चीज़ आखिर में आपके लिए एंट्री टेस्ट में जो है ना वो मुसीबत बन जाएंगी। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सोल्यूशन नहीं देखना, एग्जाम्पल 1.1 सिर्फ आप देख लीजिए। पेज नंबर 17 पे मैं पढ़ूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसका डेटा बनाऊंगा। एग्जाम्पल 1.1 ये आपके पेज नंबर 17 पे 9th केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड न्यू बुक जो है ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल 1.1 में कह रहा है, और क्या क्या करना है, मुस्कुराते भी रहना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 में कह रहा है, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं, डेटा बनाना सबसे मुश्किल काम होता है प्रॉब्लम का, ये बात मेरी जहन नशीन कर लीजिए। आपको डेटा बनाना आता है तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, ग्रिप हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे। डेटा कैसे बनेगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे जो आपको मालूमात मिलती जाए आप लिखते जाएं। समझ में आ रही है बात? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नंबर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ये आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई। कितने उसने बताया, एक एलिमेंट है उसके पास प्रोटॉन्स की तादाद 11 है। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते जाएं और डेटा बनाते जाएं। एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12, और आपको जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद उसने दे दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। नंबर का मतलब यहाँ पर नंबर नहीं है, नंबर का मतलब है यहाँ पर तादाद। ठीक है, फिर आगे कहता है फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आपसे दो चीज़ें ये बोल रहा है, एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए क्या है इस एलिमेंट का, क्वेश्चन मार्क, और आपसे बोल रहा है एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। टू द पॉइंट, यहाँ पर पहले आप मेरी बात समझ लीजिए। किसी भी एटम के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम को बनाने वाले हैं। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये P और N यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, P और N।
ये न्यूक्लियस बन गया, उसमें P और N, P जो है प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और N जो है वो न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के। समझ आ गई बात? जब आपसे बोला जा रहा है एटॉमिक मास, जिसको फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसको मास नंबर भी कहते हैं, वैसे एटॉमिक मास और मास नंबर में फ़र्क होता है। तो टेक्निकल नुक्ता निगाह से आपको मिस्टेक बता दूं, यहाँ पर ये एटॉमिक मास हम बोलते हैं लेकिन ये सही नहीं होता, इसको हमें मास नंबर बोलना चाहिए। बहरहाल ये मास नंबर या एटॉमिक मास होता क्या है, टू द पॉइंट समझ लीजिए कि ये जो है वो तादाद है। क्या है ये? तादाद है। अभी आपके लेवल पे मैं खुल के बात नहीं कर रहा, वरना इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। बहरहाल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, पहले आप इसको पकड़ लीजिए, ये क्या है? तादाद है। किस चीज़ की तादाद है ये? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा। यानी कि एक एटम में आपको बोला जाए कि भाई आप मास नंबर बता दीजिए या एटॉमिक मास बता दीजिए, तो इसका मतलब आपने ये करना है कि उस एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं आप उनको जमा कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर लेंगे तो उसके नतीजे में क्या आपको मिलेगा? मास नंबर या एटॉमिक मास। समझ में आ गई बात आपको? एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक सिंबल से। इस मास नंबर को या एटॉमिक मास को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम कैपिटल ए कहते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक मास या मास नंबर के बाद मैं लिख रहा हूँ कैपिटल ए और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर हो गई ये बात? अब चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यहाँ पर अब टेक्निकल बात है सर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जमा होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर लीजिए, आपके पास जो नंबर आएगा वो मास नंबर होगा या एटॉमिक मास होगा। इसमें सिर्फ जो प्रोटॉन की तादाद है, ओनली मास नंबर या एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की जो तादाद है सिर्फ वो है असल में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। समझ में आ गई बात? आपके मास नंबर या एटॉमिक मास के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो आपका असल में एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर की जगह पर यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ Z इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेहद अहम है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हल्का मत लीजिएगा। अगर आपका ये ख्याल है कि एग्जाम्पल में से कहाँ सर बोर्ड में पेपर बनेगा, तो वीडियो बंद कर दें, फिर आप अपने इस ख्याल के साथ जिएँ। और अगर इस किस्म का सवाल बोर्ड में आ जाता है तो ये मत बोलिएगा कि सर ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल्स, टेस्ट योर सेल्फ, और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, सब में से आपके बोर्ड के पेपर में से सवालात आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरू किया। ठीक है भाई, एटॉमिक मास या मास नंबर भी आपको क्लियर हो गया, क्या है? जमा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का। और एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, वो क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर के अंदर सिर्फ प्रोटॉन की तादाद आप ले लीजिए, उसको कहते हैं। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ कि वो आपसे बोल क्या रहा है। उसने आपसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इस एलिमेंट के बताए हैं कि उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 11। आपको मैंने अभी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताई है ना, एटॉमिक नंबर। क्या डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की? ये लिखी हुई। एटॉमिक नंबर क्या है? सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसका मतलब उसने अगर आपको प्रोटॉन की तादाद बता दी तो इसका मतलब उसने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया। आसान सी बात है। तो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की तादाद 11 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। चलें, एटॉमिक नंबर से आपका मसला हल हो गया। क्लियर हो गई ये बात? एटॉमिक नंबर का मसला उसने हल कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11, उसने तादाद दी हुई है, तो एटॉमिक नंबर वाला मसला हल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं एटॉमिक मास की तरफ, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, या मास नंबर।
इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद तो आपको पता चल गई, हमें पता है कि एटॉमिक मास या मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा है। लेकिन आपके पास जो है वो क्या मौजूद है, प्रोटॉन की तादाद मौजूद है 11, ठीक है, और आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद भी है 12। तो एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा। तो प्रोटॉन की तादाद भी आपके पास 11 है, ठीक है, न्यूट्रॉन की तादाद ये रही आपके पास 12 है। तो इसको जमा कर लीजिए, इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए, यानी कि एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक हो गया। तो प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, इनको जमा कर दीजिए 23। तो यहाँ पर एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो भी आपको पता चल गया इस एलिमेंट का 23। अगर आपको याद हो एटॉमिक मास या मास नंबर जो है कौन से एलिमेंट का 23 होता है, सोडियम का। ये कौन सा एलिमेंट है, ये सोडियम है। ठीक है भाई, अब इससे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 1.2 में क्या बात हो रही है। एग्जाम्पल 1.2 बुक खोल लीजिए। एग्जाम्पल 1.2 शुरू में मैंने कहा ना कि आप ज़रा एग्जाम्पल को पढ़ें, सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना है इसके। ठीक है, शुरू में ही आपसे वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की तादाद पूछ रहा है। डेटा बनाइए, आगे मत बढ़िए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहें, जो इत्तला आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। डेटा में आप लिख दीजिए नंबरिंग करके, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसने आपसे पूछे, टू द पॉइंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन को याद है ना, क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर उसने आपसे पूछा है, यानी कि Z, क्वेश्चन मार्क लगा दें। हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल N लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दें। अभी तक की मालूमात के मुताबिक आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया, यानी कि प्रोटॉन की तादाद जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, यानी कि न्यूट्रॉन की तादाद, सॉरी पूछा है उसने, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए बता रहा है, ए की वैल्यू उसने बताई है। ए की वैल्यू जो है 40 है, ए की वैल्यू जो है वो 40 है, और Z की वैल्यू जो है वो 20 है। अब आपको याद है ए किससे, क्या ए का, कैपिटल ए का क्या मतलब है, कैपिटल ए का मतलब है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और याद रहे एटॉमिक मास या मास नंबर, अभी मैं बता चुका हूँ आपको, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जमा को कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जमा कर दीजिए तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा आपको, एटॉमिक मास, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको बता चुका 40। इसका मतलब ये 40 जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जमा है। अब बच्चे जो है ना बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, उनके ख्याल में आधा आधा कर दें तो मसला हल हो जाएगा। इस 40 का आधा कर दें तो प्रोटॉन की तादाद बन जाएगी, आधा कर दें तो न्यूट्रॉन की तादाद बन जाएगी। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, ये गलती मत कीजिएगा आप। ठीक है, तो बहरहाल एटॉमिक मास उसने आपको दे दिया है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं 40, और Z से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके एक फार्मूला है बड़ा ही आसान सा, ठीक है, कि अगर एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास अभी मैंने बताया आपको, एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा है। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की तादाद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
एटॉमिक नंबर कहते हैं ना, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो यहाँ पर हम Z लिख देंगे। बात समझ आई? ठीक है। एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा, और प्रोटॉन की तादाद को ही तो हम असल में एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास बराबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जमा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस P की जगह पर, प्रोटॉन की तादाद की जगह पर एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी लिख सकते हैं, और इसी तरह हम लिखेंगे। ये है एक्चुअल फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जब आप फार्मूला लिखते हैं तो आप अपने टारगेट पे, इस पे नज़र रखें। आपका टारगेट इसके अंदर है क्या, यानी कि वो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो आपका टारगेट है। क्या A है आपका टारगेट, एटॉमिक मास? नहीं, उसकी वैल्यू उसने गिवन दी हुई है आपको। क्या Z है आपका टारगेट? हाँ, Z तो है। उसने बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, वो आपको घुमा रहा है। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर आपसे पूछ रहा है। एटॉमिक नंबर आपसे पूछ रहा है और प्रोटॉन की तादाद पूछ रहा है। एटॉमिक नंबर उसने आपको गिवन दिया हुआ, ये रहा 20। घुमाने वाली बात है ना। बोल रहा है कि भाई एटॉमिक नंबर ये रहा 20, आप प्रोटॉन की तादाद बता दीजिए। तो भाई अगर आप प्रोटॉन की तादाद पूछ रहे हैं, प्रोटॉन की तादाद पूछ रहे हैं और एटॉमिक नंबर आपने दे रखा है, तो फिर प्रोटॉन की तादाद पूछने की ज़रूरत क्या है जब आपने एटॉमिक नंबर दे दिया है। क्योंकि प्रोटॉन की तादाद ही तो असल में एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसने Z की वैल्यू दे दी है 20, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो पूछ रहा है वो दे चुका है। तो यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 20। समझ में आ रही है बात आपको? तो A एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है 40, उसने दे दिया। Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 20, उसने दे दिया। अब ये जो दूसरा इसका सवाल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो गेम है वो सारा का सारा इक्वेशन को समझने का गेम है, फॉर्मूले को समझने का गेम है। कोई भी फार्मूला हो उसके अंदर सबसे पहले आप अपना टारगेट फाइंड आउट करें, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है? नहीं, उसने दिया हुआ है आपको। क्या एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है? नहीं, वो भी उसने दिया हुआ है आपको। ये रहा आपका टारगेट, न्यूट्रॉन। अब जब टारगेट आपने लोकेट कर लिया कि ये मेरा टारगेट है, अब आपने क्या करना है, आप अपने उस टारगेट को अकेला करें। ये जो इक्वल का साइन है, इसकी दो साइड होती हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। किसी भी साइड पर, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, अपने टारगेट को अकेला करें। अगर वो अकेला नहीं है तो आपका टारगेट है ये न्यूट्रॉन की तादाद, ये अकेला नहीं है, इसके साथ Z मौजूद है। ये Z यहाँ पर आएगा, ये Z यहाँ पर आएगा, क्योंकि Z यहाँ पर एडिशन की फॉर्म में है, प्लस की हालत में है, इसलिए Z यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक ज़रा टेक्निकल बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, बड़ी बेसिक बात है। बच्चे यहाँ पर भी बहुत गलती करते हैं। बच्चों का ख्याल है कि ये A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में, तो सिर्फ ये ABC है या XYZ है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह नंबर कोई भी लिखा हुआ होता है, 2 है, 4 है, 6 है, आपसे पूछा जाए कि इसका कोई साइन है, आप बोलते हैं सर बिल्कुल इसका साइन है, इसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है जो कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर है। 4 के साथ भी प्लस का साइन है जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर है। 6 के साथ भी प्लस का साइन है जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर है। बिल्कुल इसी तरह जो भी लेटर्स या सिंबल्स आपको नज़र आते हैं, उनके साथ भी प्लस का साइन होता है उनकी लेफ़्ट हैंड साइड पर। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर भी जो A है, इसके साथ ये रहा इसका प्लस का साइन जो कि मैंने जाहिर कर दिया, और ये Z है, इसका भी प्लस का साइन जो कि मैंने जाहिर कर दिया, और N का प्लस का साइन ऑलरेडी जाहिर हुआ है। तो ये प्लस का A है, ये प्लस का Z है, ये प्लस का N है। ठीक है, अब इनको मिटा देते हैं। अब जब आप इस Z को यहाँ पर लेके आएंगे तो इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस Z को पहले रखें, A को बाद में रखें, या A को पहले रखें, Z को बाद में रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके साइन मैं अभी जाहिर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन सारी की सारी आपकी दूर हो जाए। अभी मैंने जाहिर कर दी। अब मैं इसको जब यहाँ लेके आऊँगा
तो इक्वेशन के कायदे के मुताबिक, रूल के मुताबिक, ये प्लस का z है, यहाँ आके माइनस का z हो जाएगा। प्लस के a को देखें मैंने नहीं छेड़ा, इक्वल के साइन को भी मैंने नहीं छेड़ा, प्लस के n को भी मैं कुछ नहीं कह रहा, सब उसी तरह है। सिर्फ प्लस का z यहाँ पर आके ये z और ये माइनस का हो गया। आप यकीन करें कि अगर आप इस तरह भी इसको लिख देंगे, ये बिल्कुल सही है, कोई भी इसको गलत नहीं कहेगा कि यहाँ माइनस z और ये प्लस का a और ये प्लस का 9, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि शुरू में जो भी लेटर होता है, अगर वो प्लस का है तो हम उसका प्लस जो है शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ से z यहाँ पर आ चुका, सिर्फ n रह गया है, तो इसका प्लस अब हम शो नहीं करेंगे। ऐसे ही स्टाइल है एक, अगर आप शो भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना करें, ठीक है, क्योंकि अब ये n अकेला रह गया ना। जो पहला लेटर होगा, जो सबसे शुरू में होगा, पहला होगा, उसको, और वो प्लस का है तो उसका प्लस शो हम नहीं करते, इसका प्लस मैंने गायब कर दिया। ये जो डिस्टेंस है ये भी आप ख़त्म कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वल के साइन के बराबर में आप रख लें। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस का z और प्लस का है, यहाँ पर भी बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये अब ये आगे पीछे हो गया तो शायद ये गलत हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्लस जो है, प्लस का a है, आप इसको यहाँ कर लें, माइनस का z इसको यहाँ कर लें, कतन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्योंकि पहला लेटर यहाँ पर a है और इस ये प्लस का है, तो वही बात कि पहला लेटर जो होगा और अगर वो प्लस का होगा तो उसका प्लस आप छुपा दें, तो इसका प्लस मैं ये छुपा देता हूँ। ये रहा आपका टारगेट। पहले आप अपनी इक्वेशन को एडजस्ट करें, तरीके से उसको रखें, वैल्यूज़ अभी पुट ना करें, अब इनकी वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही 40, इसकी जगह पर आ जाएगा 40, माइनस z की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पर 20 लिख दें, इक्वल टू n। 40 के साथ क्या कोई साइन नहीं है भाई, कोई नंबर या कोई लेटर बग़ैर साइन के नहीं होता, उसका साथ साइन लाजमी है और लेफ़्ट हैंड साइड पर होगा साइन। अगर साइन आपको नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए प्लस का साइन है, तो इसके साथ भी ये प्लस का साइन है, ये प्लस का 40 है। प्लस के 40 में से माइनस के 20 जब जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो प्लस का 20 बच जाएगा। आप चाहें तो अब इसको ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा न्यूट्रॉन की तादाद, आपने फाइंड आउट कर ली। अब बच्चे फिर परेशान होंगे कि सर ये तो यहाँ 20 आपने रख दिया, n यहाँ पे रख दिया, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। कोई मुसीबत नहीं हुई भाई, ये अब भी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप इसको अगर इस तरह से निकालना चाहते हैं, या आपको परेशान कर रहा है, तो आप इसको इस तरह से लिख दें, आप इसको इस तरह से लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साइन पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि आपने इक्वेशन की एक चीज़ को उठा के दूसरी साइड पर नहीं लेके गए, आपने ये नहीं किया, बल्कि आपने पूरी की पूरी इक्वेशन को घुमा दिया, ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन को घुमा दिया। ऐसे करने से कोई साइन पर, किसी भी चीज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये 20 है और ये n है, मैंने इसको घुमा दिया, ये कर दिया। ये रही आपकी न्यूट्रॉन की तादाद और ये रहा आपका आंसर। ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल 1.3 की तरफ आ जाए। अगर कोई टेस्ट योर सेल्फ बीच में आ गया तो हम उसको देखेंगे। पेज नंबर 17 से आगे आ जाएं, पेज नंबर 18 पे आ जाएं, एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 का डेटा पेज नंबर 18 पे। इसका सलूशन बिल्कुल भी नहीं देखना आपने, सिर्फ इसका एग्जाम्पल पढ़ लेनी है, मेरे साथ साथ पढ़ लें। लिख रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, शुरू में ही आगे ना बढ़ें, उसने जो आपसे बोला है ना कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। अब उससे आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आप नंबर 2 करके यहाँ पर लिखें सब्सटेंस HNO3। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है उसने, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कीजिए। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है,
व्हाट इज़ दिस मॉलिक्यूलर मास? ये मॉलिक्यूलर मास असल में किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स के ग्रुप को मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि ये एटम्स का ग्रुप है। कौन कौन से एटम हैं, किस किस फैमिली के हैं और कितने हैं? एक जो है वो हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन के 3 हैं। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए 1 है। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का भी 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। टोटल 5 एटम ने ये मॉलिक्यूल बनाया है। इसमें जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1 है, जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक मास 14 है, और जो ऑक्सीजन है इसका एक एटम का एटॉमिक मास 16 है। क्योंकि 3 एटम है इसलिए मल्टीप्लाई बाय आपको 3 करना पड़ेगा। अब इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। HNO3 यहाँ 1 आ गया, प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब मल्टीप्लाई का मसला हो ना तो आप प्लस वाला काम अभी ना करें, ठीक है। प्लस वाले काम को आप इसी तरह नीचे ले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका हो जाएगा 48। यहाँ पर ये इक्वल का निशान साइड में लगाते रहें, ठीक है। ये सोल्यूशन अब हो रहा। अब 48 और 14 और 1 इनको आप जमा कर लें, 40 और 1 50, 58, 62, 63, 63 आई थिंक इसका जवाब आ जाएगा। 63 इसके साथ लिखिए A.M.U, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर रिज़ल्ट यहाँ पर क्या निकला है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज़, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको, 63 A.M.U, ठीक है भाई। ये रफ वर्क में कर लो, गलती मत कीजिएगा ये कि आप सिर्फ 63 लिख दें, आगे A.M.U न लिखें, ये गलती नहीं करनी। ये यूनिट है इसका, ये लाजमी आपने लिखना है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इनको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 1.4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 1.4 इसका डेटा, कैलकुलेट द फार्मूला मास। फार्मूला मास आपसे कैलकुलेट करने की बोल रहा है। फार्मूला मास, किस चीज़ का फार्मूला मास पूछना है भाई? सब्सटेंस क्या है यहाँ पर? सब्सटेंस है आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ये सब्सटेंस है आपके पास। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास क्या हैं? दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग चीज़ें हैं, तरीका एक ही है इनको निकालने का। दोबारा सुन लीजिए, फार्मूला मास, बल्कि 3 नाम सुन लीजिए आप, फार्मूला मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ये 3 अलग चीज़ें हैं लेकिन इनको निकालने का तरीका एक ही है। जिस तरह अभी आपने मॉलिक्यूलर मास को निकाला है, आपने बिल्कुल इसी तरह फार्मूला मास को भी निकालना है और आपने बिल्कुल इसी तरह मोलर मास को भी निकालना है। तरीका एक ही है, चीज़ें अलग अलग हैं। फार्मूला मास जो है वो फार्मूला यूनिट्स का निकाला जाता है। ये जो आपको मॉलिक्यूल जैसा नज़र आ रहा है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये फार्मूला यूनिट है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाला जाता है मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल में और फार्मूला यूनिट में क्या फ़र्क है, इसकी तफसील तो अभी मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है ना, इतना टाइम है। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला यूनिट, इसका हमें निकालना है। प्रोसीजर क्योंकि सेम है, दोबारा एल्युमिनियम एटॉमिक मासेस जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे वरना आपका मसला हल नहीं होगा,
ठीक है। एल्युमिनियम के 2 एटम हैं, सल्फ़र के 3 एटम हैं, ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है। ऑक्सीजन जो है उसके 12 एटम हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 12 एटम हैं, क्योंकि ये 4 लगा हुआ है ना, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर ये छोटा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12। ऑक्सीजन के जो है वो 12 एटम हैं, सल्फ़र के 3 एटम हैं, एल्युमिनियम के 2 एटम हैं। जो 3 लगा हुआ है ये सिर्फ उनके लिए है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है भाई। एल्युमिनियम के 1 एटम का वज़न जो है वो 27 है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम के 2 एटम हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे। सल्फ़र के 1 एटम का वज़न जो है वो 32 है, क्योंकि सल्फ़र के 3 एटम हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, फिर हम प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन के 1 एटम का वज़न 16 है। कितने एटम है? 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। समझ में आ रही है बात आप? अब क्या करना है, आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेटर उठा लीजिए। मल्टीप्लाई वाला काम आपने पहले करना है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 12 से करें। बीच में प्लस 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 आप लिखते चले जाएं। ये मैं पहले लिख देता हूँ प्लस प्लस, ये देखें, ये प्लस है, ये प्लस इसी तरह आ गया। प्लस को मैंने नहीं छेड़ा। 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96, और 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें आप, 192। अब इनको आप जमा कर लें। 54 प्लस 96 प्लस 192, 342, 342 A.M.U एटॉमिक मास यूनिट। इसका रिज़ल्ट आप आखिर में लिख लें। मैंने पहले भी आपको बना के दिया था। ये आपके आंसर की खूबसूरती होती है। आप इस तरह से अपने आंसर को खूबसूरत आंसर शीट पर अटैम्प्ट करेंगे ना, तो चेकर खुश होगा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस कितनी देर लगती है ये रिज़ल्ट लिखने में? तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट लिखिए। फार्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज़ 342 A.M.U। अब आप फ़ौरन ये सोच रहे होंगे कि सर आपके पास तो ये जवाब आ रहा है, जबकि हमारे पास बुक में जो सल्यूशन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 342.14। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो एल्युमिनियम है इसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 26.98 बनता है। इसको राउंड ऑफ कर लें आप, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लें। 26.98 की जगह पर 27 ले लें आप। कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात का यकीन रखें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है भाई। आगे चलें। एग्जाम्पल क्या हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ भी, अगर आप देखें ना पेज नंबर 18 पे, ये एग्जाम्पल 1.4 के नीचे देखें टेस्ट योर सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टेस्ट योर सेल्फ भी हम करेंगे आगे चल के। अभी तो आप निकाल लीजिए अगली एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.5 से पहले पेज नंबर 21 पे भी एक टेस्ट योर सेल्फ मौजूद है, लेकिन ये मैं अभी नहीं करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल है। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज नंबर 22 23 पे आ जाएं, तो यहाँ पर आपको टेस्ट योर सेल्फ एक मिल जाता है पेज नंबर 23 पे, ठीक है भाई। पेज नंबर 23 पे टेस्ट योर सेल्फ ये कर लें आप पहले, फिर एग्जाम्पल जो है 1.5 में देख लूँ वो कहाँ है। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। पेज नंबर 23 खोल लें, टेस्ट योर सेल्फ लिखा हुआ है। ये इक्वेशन बैलेंस करने वाला काम है। टेस्ट यूर सेल्फ क्या कह रहा है इसके अंदर? 2 सवाल हैं टेस्ट यूर सेल्फ के अंदर। पहला है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन विद कोफिशिएंट 4 इन फ्रंट ऑफ KClO3। KClO3 इसका
केमिकल नाम है पोटेशियम क्लोरेट, लिख लीजिए। आपको केमिकल नेम आने चाहिए बोलने, ठीक है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आप इसको KClO3 बोलेंगे तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। आप इसका नाम लीजिए पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे दी गई इक्वेशन को आप बैलेंस करें विद कोफिशिएंट 4, कोफिशिएंट 4 की मदद से, कोएफिशिएंट 4 की मदद से। ये कोफिशिएंट क्या होता है? ये नंबर होता है। पहली बात, कोफिशिएंट क्या है? कोई भी नंबर है, ठीक है। कहाँ होता है ये नंबर? इन फ्रंट ऑफ अ लेटर, वेरिएबल या सिंबल। कोई सिंबल है, वेरिएबल है या लेटर है, ABC, XYZ, इनसे पहले जो नंबर लिखे हुए होते हैं उनको कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे कि 2x है, x से पहले ये जो 2 है, ये 2 क्या है? ये कोफिशिएंट है। 10x² है, x² से पहले ये जो 10 है, ये क्या है? कोफिशिएंट है। तो वो सारे नंबर जो कि वेरिएबल से पहले या लेटर से पहले या सिंबल से पहले लिखे होते हैं उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अगर कोई नंबर आपको ना लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, जैसे कि ये y लिखा हुआ है, इससे पहले कोई नंबर आपको नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पर 1 है, उसका कोफिशिएंट जो कि छुपा हुआ है, प्लस का 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर उसने बोला है कि आपने इक्वेशन को बैलेंस तो करना है, लेकिन आप कोफिशिएंट जो यूज़ करेंगे वो 4 करेंगे। इसके साथ इन फ्रंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन रिएक्टेंट साइड। मैं इसकी इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। ये रही इक्वेशन, पोटेशियम क्लोरेट जो है, ठीक है, उससे पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये बन गई आपकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। इसकी 2 साइड होती हैं, बीच में एरो होता है। जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट साइड कहलाती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट साइड कहलाती है। समझ में आ गई बात आपको? तो रिएक्टेंट साइड पे वो बोल रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट है। इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, लेकिन उसने शर्त लगा दी है कि आप कोफिशिएंट 4 लगाएंगे बस, ना 5 लगाएंगे, ना 2 लगाएंगे, ना 3 लगाएंगे, ना 10 लगाएंगे। आपने 4 की मदद से बैलेंस करना है इसको। क्या बोल रहा है? विद कोफिशिएंट 4 इन फ्रंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 4 इन फ्रंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन प्रोडक्ट साइड। तो पोटेशियम क्लोरेट की बोल रहा है, इससे पहले कोफिशिएंट 4 लगा दें, हमने लगा दिया। पोटेशियम क्लोराइड से पहले भी बोल रहा है 4 लगा दें, हमने लगा दिया। ठीक हो गया भाई। अब ज़रा ये लगाने के बाद आप चेक कर लें क्या इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई। पहले क्या है? पोटेशियम के, फिर क्या है? क्लोरीन, Cl इक्वल का निशान, फिर ऑक्सीजन। जो आपने यहाँ पर लिखे हैं ना रिएक्टेंट साइड पर सिंबल, केमिकल सिंबल, वही आप एज इट इज़ यहाँ लिख दें। यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बात तय है जो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर एलिमेंट मौजूद हैं वही आपको प्रोडक्ट साइड पर मिलेंगे। तो KClO इक्वल का निशान, इनको इसी तरह यहाँ लिखें, K इज़ इक्वल टू Cl इज़ इक्वल टू और O इज़ इक्वल टू। ये काम आपने कर दिया। अब आप देखें ज़रा, पोटेशियम के साथ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब पोटेशियम के 4 एटम हैं। यही 4 Cl यानी क्लोरीन के साथ भी है, ठीक है। तो क्लोरीन के भी 4 एटम हो गए। यही 4 जो है O के साथ भी है, लेकिन O के साथ 3 यहाँ लगा हुआ है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन के होंगे। प्रोडक्ट साइड पे चेक करते हैं हम। पोटेशियम जो है इसके 4 एटम हैं, क्लोरीन जो है इसके भी 4 एटम हैं, ऑक्सीजन जो है उसके 2 एटम हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हो सकी। पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हुआ। तो उसने जो हम पे शर्त लगाई है वो सिर्फ इतनी लगाई है कि आप पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोराइड से पहले आपने 4 लगा देना है, बस। दूसरे का उसने मना नहीं किया। ऑक्सीजन ही सिर्फ पीछे बचता है।
उसके हवाले से उसने हमें बाउंड नहीं किया। तो ऑक्सीजन के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ही सिर्फ अनबैलेंस है। यहाँ पर 12 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो अगर आप यहाँ 6 लगा दें, 6 लगा दें आप, तो 6 2 12, आपकी ऑक्सीजन भी जो है वो अब इस तरह से बैलेंस हो गई। आपने उसकी शर्त भी पूरी कर दी, उसने कहा 4 लगा दीजिए, आपने लगा दिया, और आपने इक्वेशन को भी इस तरह से बैलेंस कर लिया। ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन जो है उसके नीचे लिखी हुई है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है प्लस वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ें हैं ना, पहले आप उनको ले लें। पहले कैल्शियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है। एक साइड के ऊपर जितनी चीज़ें हैं आपको सबको लेना होता है, ये बात जहन में रखिए। तो आपने कैल्शियम को भी ले लिया, कार्बन को भी, ऑक्सीजन को भी, हाइड्रोजन को भी, क्लोरीन को भी। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ, जो यहाँ आपने लिखा है एज इट इज़ वही यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी कैल्शियम आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है भाई। अब यहाँ जो कैल्शियम है, अब इसके नंबर पहले मौजूदा पोजीशन इसकी चेक कर लें। कैल्शियम का एक ही एटम है, कार्बन का भी एक है, ऑक्सीजन के 3 हैं, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है। अब यहाँ पर चलते हैं। कैल्शियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन ये रहा सबसे नीचे, इसके साथ 2 लगा दें। फिर आगे बढ़ें, हाइड्रोजन के साथ 2 एटम है, तो हाइड्रोजन यहाँ ढूंढें, ये रहा, इसके साथ लगा दें 2। अब ऑक्सीजन देखें, 2 जगहों पर ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल यहाँ पर करें तो 3 ऑक्सीजन के एटम बनते हैं। अब कार्बन को चेक कर लें आप, कार्बन ये रहा, कार्बन का 1 ही एटम। ये करंट पोजीशन है इसकी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, बराबर है मामला। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, मतलब कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये तो बराबर हैं। हाइड्रोजन जो है ये बराबर नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, मतलब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनबैलेंस हैं, आपको बैलेंस करनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 2 जो है उसको यूज़ करें। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लगा दें आप। ये 2 जो है इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये बीच में प्लस जो लगा हुआ है ना, ये बॉर्डर है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, ये 2 क्लोरीन के साथ भी है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो भी 2 हो गए और क्लोरीन जो है इस तरह से वो भी कितने हो गए, 2 हो गए। बैक वक्त 2 काम हुए हैं, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, और यहाँ पर तो पहले ही हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन 2 हैं। इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी। ठीक है भाई, टेस्ट योर सेल्फ ये भी आपका हो गया। आगे अब जो है आपके पास एग्जाम्पल 1.5 आ जाती है, एग्जाम्पल 1.6 और ये सारी हैं। एग्जाम्पल 1.5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1.5 इसका डेटा बना लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल की तादाद आपने कैलकुलेट करनी है। तो आगे मत बढ़ें आप, पहले जितना उसने बोला है, पूरी प्रॉब्लम पढ़ने के चक्कर में लग जाएंगे ना अगर, तो डेटा नहीं बना पाएंगे सही तरह। धीरे धीरे पढ़ें, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए पहले उसको लिख डालें।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए। हमने आगे नहीं पढ़ा प्रॉब्लम को, यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हाँ अब आगे बोल रहा है इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। आपके पास सोडियम है तो आप लिखेंगे मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 40 ग्राम। सब्सटेंस क्या है आपके पास यहाँ पर, जिसका मास 40 ग्राम आपके पास आया है? सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल है N कैपिटल स्मॉल a। यहाँ पर सब्सटेंस लिखेंगे पहले। सब्सटेंस क्या है आपके पास? सोडियम। ठीक है भाई, अब सोल्यूशन की तरफ चलें। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये नोट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आ गया फॉर्मूला इसका। केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे पहला फॉर्मूला है ये बात मत भूलिएगा। ये हर बार आपको इससे वास्ता पड़ेगा, मैट्रिक में भी, फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी, एंट्री टेस्ट में भी, यूनिवर्सिटी में भी। ये फॉर्मूला आपकी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से अभी के अभी याद कर लें। अब इक्वेशन का तरीका वही कि सबसे पहले अपने टारगेट को लोकेट करें कि आपका टारगेट क्या है। मास इन ग्राम, क्या उसने ये पूछा है आपसे? नहीं, वो तो उसने गिवन दिया है 40 ग्राम। मोलर मास, क्या उसने आपसे ये पूछा है? नहीं, ये उसने गिवन तो नहीं दिया। ये मोलर मास हमें खुद निकालना होता है। ये मोलर मास जो है, इसको क्लियरली ज़रा आप नोट कर लीजिए। ये मोलर मास जो है वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है। ये मोलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, और ये मोलर मास जो है वो फॉर्मूला मास भी हो सकता है। तो एक लफ्ज़ जो मोलर मास है ना, वो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एटॉमिक मास को भी, मॉलिक्यूलर मास को भी, फॉर्मूला मास को भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेंगे, फार्मूला मास नहीं लेंगे। वजह, क्योंकि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो प्योरली सोडियम है। ठीक है, तो दूसरा कोई एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई क्लोरीन नहीं है, सिर्फ सोडियम है जिसका एटॉमिक मास 23 है, आपको पता है। तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास 23 ले लेंगे। ये जो लकीर नज़र आ रही है आपको, ये डिवाइड की है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के, नंबर ऑफ़ मोल्स का एक सिंबल भी है, मोल्स की तादाद का एक सिंबल भी है, स्मॉल n। ये जहाँ भी आपको नज़र आए समझ जाइए नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप ये लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास इन ग्राम आपके पास 40 है। बस अब आपने क्या करना है, 40 को 23 पे डिवाइड कर दीजिए। आपकी बुक के अंदर जवाब तो 1.73 मोल्स आ रहा है, मैं भी निकाल लूँ ताकि कंफर्मेशन हो जाए। 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। यहाँ पर एक छोटा सा अगर आप रिज़ल्ट बना देना ये निकालने के बाद, यहाँ लिखें रिज़ल्ट की हेडिंग दे दें, बहुत खूबसूरत आपका जवाब हो जाएगा। चेकर खुश हो जाएगा और बड़े अच्छे मार्क्स देगा आपको। एक छोटा सा जुमला यहाँ पे आपको लिखना होगा। रिज़ल्ट क्या लिखना होगा आपने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम सोडियम इज़ 1.73 मोल्स। दैट्स इट। आसान सी इंग्लिश है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलें एग्जाम्पल 1.6 की तरफ। Example 1 point. What is the mass of 4 moles of carbon dioxide? What is the mass? Data. Mass in gram is equal to
क्वेश्चन मार्क। आगे क्या दिया है उसने, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल उसने आपको दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसने आपको दिए हैं 4। सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोल्यूशन की तरफ चलें, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर जो मोलर मास है वो मोलर मास यहाँ पर क्या होगा, क्या एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा या फार्मूला मास होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स। अब पहले इक्वेशन लिखने के बाद अपना टारगेट देखें। आपसे उसने पूछा क्या है, क्या नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद पूछी है, नहीं, वो तो उसने गिवन दी हुई है 4। क्या उसने मोलर मास पूछा है, नहीं, मोलर मास कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, मोलर मास तो आपको खुद निकालना पड़ता है, वो आपको गिवन नहीं देगा, खुद निकालना पड़ता है। तो मोलर मास अभी हम CO2 का निकालेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा है फिर इसमें से, हमारा टारगेट क्या है, मास इन ग्राम, ये है हमारा टारगेट, मास इन ग्राम उसने बोला है, तो ये हमारा टारगेट है। अब टारगेट पता लग गया, क्या टारगेट हमारा अकेला है, नहीं अकेला नहीं है, इसके साथ मोलर मास डिवाइड की शक्ल में मौजूद है। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और बोलते हैं ये जो मास इन ग्राम है इसको उठा के आप यहाँ से यहाँ ले आए, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे डिवीजन की फॉर्म में ये मोलर मास मौजूद है, इसलिए ऊपर वाले को आप नहीं छेड़ सकते, हाँ नीचे वाले को आप हरकत दे सकते हैं। तो मोलर मास को मैं यहाँ ले आऊँगा नंबर ऑफ मोल की जगह पे, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पर मोलर मास डिवाइड की हालत में है तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। अब इनकी वैल्यूज़ लिख दें आप, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद 4 है, मल्टीप्लाई पर मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रफ वर्क कर लें। CO2 कार्बन का एक ही एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास है 16, मल्टीप्लाई बाय 2, 12 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 जवाब आएगा। 12 और 32 को जमा करें तो 44 A.M.U एटॉमिक मास, यूनिट ये आ गया 44। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 44 इज इक्वल टू मास इन ग्राम। ठीक है भाई, ये पहले ही बात बता चुका हूँ कि आप इसको पलट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मास इन ग्राम इज इक्वल टू, अब मैं 4 और 44 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जवाब आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 44 176 ग्राम, 176 ग्राम। अब यहाँ पर आप एक रिज़ल्ट की हेडिंग लगा दें, ठीक है, और उसके नीचे लिख दें मास इन ग्राम ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 176 ग्राम। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 1.7 देख लें। मैं ज़रा एक चीज़ और भी चेक कर लूँ, कोई टेस्ट योर सेल्फ जो है वो कोई रह तो नहीं गया, टेस्ट योर सेल्फ, उसमें से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही पीछे आया था, वो तो हो चुका, और कोई टेस्ट योर सेल्फ ऐसा एग्जाम्पल 1.7 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स उसने हमसे पूछे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, नंबर ऑफ एटम्स मतलब एटम्स की तादाद।
प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू कितना है 9.2 ग्राम, 9.2 ग्राम। देख रहे हैं आप, मैं जैसे जैसे आगे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं डेटा बना रहा हूँ, पूरी प्रॉब्लम में नहीं पढ़ रहा। फिर आगे वो बोल रहा है यकीनन किसी चीज़ का मास तो दिया है ना उसने हमें, और किसी चीज़ के अंदर तो एटम्स की तादाद पूछ रहा है ना, उस चीज़ का नाम वो ज़रूर बताएगा आपको। उसने बताया आखिर में ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्सटेंस, क्या है आपके पास, कैल्शियम, कैपिटल सी स्मॉल ए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने का, आप याद रख लीजिए एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, जो पार्टिकल्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए होता है। जहन नशीन कर लीजिए, नंबर ऑफ़ एटम्स, अगर एटम्स की तादाद आपको फाइंड आउट करनी है तो आप वही फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड आउट करना है तब भी आप वही फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ़ आइंस जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं तब भी आप वही फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, किसी भी पार्टिकल की तादाद फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला आप वही लगाएंगे। याद रहे, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने भी हैं, सबका एक मुश्तरका नाम है, एक कलेक्टिव नेम है पार्टिकल। तो जब आप फार्मूला लिखें तो ये फार्मूला इस तरह से लिखें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन और कैपिटल ए, लेकिन कैपिटल ए तो होगा, साइज़ उसका छोटा होगा। ये कैपिटल एन और कैपिटल ए, इनका साइज़ जो है वो छोटा होगा। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रस नंबर, एवोगैड्रस नंबर। यानी कि ये एन ए किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन ए सिंबल है किसी नंबर का, और उस नंबर का नाम क्या है, एवोगैड्रस नंबर। लेकिन वो नंबर है क्या, वो नंबर है, नोट कर लें, 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर को याद कर लें, ये एवोगैड्रस नंबर कहलाता है, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही नंबर अभी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बराबर, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको पार्टिकल्स की तादाद फाइंड आउट करनी है, एटम की, मॉलिक्यूल की, आइंस की या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ के मोल्स और एवोगैड्रस नंबर। एवोगैड्रस नंबर तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो आपको याद वैसी हो जाएगी, वो मसला नहीं है। मोल्स जो हैं यहाँ पर वो आपको चाहिए। अगर मोल्स आपको नहीं दिए गए तो आप पहले मोल्स फाइंड आउट करें, उसको यहाँ पर लिखें, फिर एवोगैड्रस नंबर से उसने मल्टीप्लाई करें मोल्स को, तो आपके पास पार्टिकल्स की तादाद आ जाएगी। जैसे कि इसका सवाल भी है, उसने बोला है नंबर ऑफ़ एटम्स। तो अब हम चेक करें अपने डेटा को, तो क्या इसमें हमारे पास मोल्स मौजूद है, नहीं मोल नहीं मौजूद, हमारे पास मास इन ग्राम, हमारे पास मास मौजूद है। अब इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि आप लिखेंगे ये फार्मूला लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। आप पहले नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट कीजिए। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने इस फॉर्मूले को लिखा, मास इन ग्राम आपके पास कितना है 9.2, मोलर मास या तो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। कैल्शियम है क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, ये कैल्शियम के एटम से मिलके बना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। आगे ही इक्वल का निशान लगा रहा हूँ जगह बचाने के लिए। तो 9.2 को आप 40 से जब डिवाइड करेंगे, 9.2 डिवाइडेड बाय 40, 0.23, 0.23 मोल्स। ठीक है भाई, ये मोल्स की तादाद आपने फाइंड आउट कर ली। नंबर ऑफ़ मोल की जगह पर मैं स्मॉल n को यूज़ कर रहा हूँ।
तो मोल्स की तादाद आपके पास आ गई। अब जो है आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं कि अब 0.23 इस फार्मूले में आ जाएगा। दूसरी क्या चीज़ चेंज होगी यहाँ पर, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जगह पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर हैं, मोल्स की जगह पर क्या आ जाएगा 0.23 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, तो 0.23 को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है ना, तो मल्टीप्लाई से आप घबराएं नहीं, आप इस 10⁻23 को ना छेड़ें, इसको कुछ ना करें। 6.02 को 0.23 से मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻23 एज इट इज़ लिख दें जवाब के साथ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 0.23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 1.3846 1.3846 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये रहा आपका जवाब। रिज़ल्ट में लिख सकते हैं आप कि 9.2 ग्राम कैल्शियम नंबर ऑफ एटम्स present in 9.2 gram calcium are 1.3846 into 10⁻23 एटम्स। अब इसका जवाब भी मैं देख लूँ ज़रा, कि यही है आपकी बुक के अंदर, बिल्कुल यही है 1.384 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। अब हमारे पास एग्जाम्पल 1.8, 1.9, 1.10 ये रह गई हैं। ठीक है, एक टेस्ट योर सेल्फ भी आ रहा है, तो इसको अगले पार्ट में हम देखते हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है 9th की प्रॉब्लम्स का, पार्ट 1 टेस्ट योर सेल्फ एग्जाम्पल्स। और ये होते होते मेरे ख्याल में 3 पार्ट जो है वो 3 या 4 पार्ट बनेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम्स पार्ट 1 ये निमट जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 की प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे, अगर हुई तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।